अमेरिका ने ईरान को फिर एक नया जख्म दिया है या फिर अनजाने में अपने लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर मंडराता धुआं सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई का नतीजा है या फिर किसी बड़े तूफान की दस्तक? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान पहुंचाया है, तो फिर खुद डोनाल्ड ट्रंप क्यों मान रहे हैं कि ईरान के पास अब भी लड़ने की ताकत बची हुई? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध, और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आज बात उस टकराव की जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। एक तरफ अमेरिका है जिसके युद्धपोत समंदर में खड़े हैं, जिसके लड़ाकू विमान आसमान में गश्त कर रहे हैं और जिसकी सेना दावा कर रही है कि उसने ईरानी रडार ठिकानों को निशाना बनाया है। दूसरी तरफ ईरान है जो हर हमले के बाद यह संदेश दे रहा है कि उसकी ताकत अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन कहानी सिर्फ मिसाइलों की नहीं है, कहानी सिर्फ ड्रोन की नहीं है, और कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, क्योंकि इस बार बारूद के धुएं के पीछे एक और बड़ी कहानी लिखी जा रही है। एक ऐसी कहानी जिसमें रूस की एंट्री हो चुकी है, एक ऐसी कहानी जिसमें ईरान अपनी वायु सेना की कमजोरी दूर करने के लिए रूसी लड़ाकू विमानों का सहारा लेने जा रहा है, और एक ऐसी कहानी जिसमें अमेरिका, इजराइल, रूस और ईरान के चाले पूरी पश्चिम एशिया का भविष्य तय कर सकती है। तो क्या ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई है या फिर आने वाले किसी बड़े संघर्ष का ट्रेलर? क्या अमेरिका वास्तव में बढ़त बना चुका है या फिर जैसा कहते हैं सांप घायल हो जाए तो उसका वार और खतरनाक हो जाता है? और ये कहावत डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उठी ये हलचल पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित कर सकती है। क्यों ट्रंप की स्वीकारोक्ति ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं, और क्यों रूस से मिलने वाले लड़ाकू विमान आने वाले दिनों में खेल बदल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ईरान के तटीय इलाकों में ऐसा क्या हुआ जिसने एक बार फिर दुनिया को युद्ध की आशंका से भर दिया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य के साथ। ईरान पर हमले के बहाने पूरी दुनिया को तबाह करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू मिलकर पूरे मिडिल ईस्ट को मिट्टी में मिला देना चाहते हैं। निशाना सिर्फ ईरान नहीं है। अगर मिडिल ईस्ट के देशों को यह लग रहा है कि निशाना सिर्फ मिडिल ईस्ट है, तो इस खौफ से कि अमेरिका का डर ईरान को, अरे ईरान हमला नहीं करेगा, कहानी ये नहीं है। मिडिल ईस्ट का दुश्मन ईरान नहीं, फिर कौन है? चलिए बताते हैं। सबसे पहले इजराइल की तस्वीर देखिए। इजराइल का आराद रीजन लहूलुआन है, आयरन डोम फेल हो चुके हैं। ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है और ईरान ने महाविनाश का बटन दबाने की धमकी दे दी है। अगर यह जंग भड़की तो ना पीने का पानी मिलेगा, ना गाड़ियों के लिए तेल, सब कुछ तबाह हो जाएगा। मिडिल ईस्ट से इस वक्त जो चौंकाने वाली खबर आ रही है वो बहुत ज्यादा खौफनाक है। उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। ईरान ने इजराइल के कलेजे पर वार किया है। इजराइल का अराद रीजन इस वक्त धुएं और बारूद के गुबार में तब्दील हो चुका है। ईरान ने एक साथ इतनी मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन दागे हैं कि इजराइल का वो घमंड, जिसे दुनिया आयरन डोम कहती थी, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए, किस तरह से धमाके के बाद एक बहुत बड़े धुएं के गुबार को देखा जा सकता है।
ईरान ने आत्मघाती ड्रोन और मिसाइल से इजराइल को छलनी कर दिया। इजराइल का वो घमंड जिसे दुनिया आयरन डोम कहती है, वो ताश के पत्तों की तरफ बिखर गया। इजराइल का अभेद्य रक्षा कवच इस भीषण हमले को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम रहा। अराद रीजन की धरती पर चीख से पूरा इलाका गूंज गया। बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। अरबों डॉलर की सैन्य और नागरिक संपत्ति मलबे में तब्दील हो चुकी है। इस हमले ने साबित कर दिया कि ईरान आर पार की लड़ाई की मूड में है और ईरान की ताकत कहीं से कम नहीं हुई और नेतन्याहू का सुरक्षा का दावा पूरी तरीके से खोखला साबित हुआ है। ईरान के हमले में इजराइल का अराद रीजन तबाहो बर्बाद हो गया। इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस पूरी तरीके से नाकाम हो गया। हमलों से इजराइल में बड़े पैमाने पर तबाही आई है। कई महत्वपूर्ण इमारतों और सैन्य संपत्तियों को नुकसान हुआ है। दमिश्क और तेहरान में हुए हमलों का बदला ईरान ने अब तक का सबसे आक्रामक रास्ता चुना है। इजरायली डिफेंस सिस्टम की नाकामी पर गंभीर सवाल उठने लग गए हैं। इजराइल और ईरान के बीच फुल स्केल वॉर की आशंका है। इजराइल के प्रमुख शहरों में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। लोगों को बंकर्स में जाने को कह दिया गया है। यहां तक कि बेंजामिन नेतन्याहू भी इस वक्त बंकर से ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। और यह बात मैंने आपको कही थी, बहुत पहले कही थी कि कभी भी इजराइल और ईरान में वॉर शुरू हो सकता है क्योंकि इजराइल ने लेबनान पर हमले लगातार जारी रखे। इजराइल पर हमला हुआ तो वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप तिलमिला गए। ट्रंप ने बिना वक्त गवाए ईरान को ऐसी धमकी दी जिसने आग में घी डालने का काम किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है ईरान को और कहा है कि ईरान अगर हमले बंद नहीं करता है इजराइल पर, होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलता है, खाली नहीं करता है, अपनी सेनाएं नहीं हटाता है, तो अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पावर प्लांट्स पर, डिसैलिनेशन प्लांट्स पर बमबारी शुरू कर देगी और ईरान को जमींदोज करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है इस बार ट्रंप सिर्फ धमकी नहीं दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, बल्कि ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था को भी अंधेरे में धकेलने का प्लान बना चुके हैं। हालांकि यह बात और है कि अमेरिकी संसद से मंजूरी चाहिए होगी, इसके बगैर वो एक बुलेट भी फायर नहीं कर सकते डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अभी अमेरिकी संसद में प्रस्ताव पास हुआ है कि अमेरिका को अपना साजो सामान मिडल ईस्ट से समेटना होगा, जंगी साजो सामान। तो क्या ऐसा हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप वहां निकलने से पहले एक बड़ा अटैक कर दें? ट्रंप इस बार कूटनीति की भाषा नहीं बोल रहे हैं, वो विनाश की भाषा पर उतर आए। डोनाल्ड ट्रंप के 48 घंटे की चेतावनी में क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी वार्निंग दे दी और कह दिया ये लास्ट वार्निंग है, 48 घंटे का टाइम है, होर्मुज स्ट्रेट खाली कर दो वरना तबाही ही तबाही है। होर्मुज खाली नहीं किया तो पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे, ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। क्या पश्चिम एशिया एक बार फिर उस मोड़ पर पहुंच चुका है जो है एक मिसाइल पूरी दुनिया के बाजारों को हिला सकती है? क्या अमेरिका ने ईरान पर हमला करके अपनी ताकत दिखाई है या फिर उसने एक ऐसा संघर्ष को और गहरा कर दिया है जिसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ईरान इतना कमजोर हो चुका है जैसा दावा किया जा रहा है, तो फिर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रही हैं कि तेहरान के पास अब भी लड़ने की ताकत बची हुई है? जनाब, राजनीति की दुनिया में कई बार तलवार से ज्यादा खतरनाक बयान होते हैं और कई बार खामोशी तोपों से भी ज्यादा डर पैदा कर देती है। आज की कहानी सिर्फ रडार स्टेशन पर हुए हमले की नहीं है, सिर्फ ड्रोन गिराने की नहीं, बल्कि उस बदलते शक्ति संतुलन की है जो आने वाले वर्षों में पूरे पश्चिम एशिया का नक्शा बदल सकता है। वो कहते हैं ना, जब हाथी लड़ते हैं तो घास कुचली ही जाती है। लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं, बल्कि इसके असर दुनिया के हर कोने तक पहुंच सकते हैं। अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने दावा किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की दिशा में बढ़ रहे 4 ईरानी वन वे अटैक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिकी सेना के मुताबिक ये ड्रोन समुद्री यातायात के लिए खतरा बन सकते थे। इसके बाद अमेरिकी बलों ने गोरख और केशम द्वीप पर मौजूद ईरानी तटीय निगरानी रडार साइटों को निशाना बनाया गया। पहली नजर में ये एक सामान्य सैन्य कार्रवाई लग सकती है, लेकिन जब इस घटनाक्रम को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है तो तस्वीर कहीं ज्यादा गंभीर दिखाई देती है,
क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट कोई साधारण समुद्री रास्ता नहीं है। ये दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की सबसे महत्वपूर्ण धमनियों में से एक है, जहां पैदा होने वाला तनाव केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बन जाता है। अमेरिका ने इस कार्रवाई को आत्मरक्षा का कदम बताया है। सेंटकॉम का कहना है कि उसकी सेनाएं किसी भी संभावित खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर सैन्य कार्रवाई के पीछे केवल सुरक्षा कारण नहीं होते, कई बार संदेश भी भेजे जाते हैं, कई बार ताकत दिखाई जाती है, कई बार विरोधी को चेतावनी दी जाती है और कई बार सहयोगियों को भरोसा दिलाया जाता है कि हम अब भी मैदान में मौजूद हैं। अमेरिका की कार्रवाई भी कई विशेषज्ञों की नजर में केवल एक हमला नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। दिलचस्प बात यह है कि जिस समय अमेरिकी सेना अपने ऑपरेशन की सफलता के दावे कर रही है, उसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्रंप ने स्वीकार किया है कि ईरान की ज्यादातर मिसाइल निर्माण सुविधाएं, ड्रोन फैक्ट्रियां और लॉन्चिंग पैड प्रभावित हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उनके मुताबिक ईरान के पास अब भी मिसाइलें हैं, अब भी ड्रोन है और अब भी जवाब देने की क्षमता है। ये बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अगर ईरान इतना कमजोर हो चुका है तो फिर ये चिंता क्यों? अगर उसकी सैन्य ताकत लगभग समाप्त हो चुकी है तो फिर बार बार क्षमता का जिक्र क्यों किया जा रहा है? राजनीति में कहा जाता है, जिस दुश्मन का नाम बार बार लेना पड़े, समझ लीजिए उसकी मौजूदगी अब भी महसूस की जा रही है। ट्रंप का बयान यही संकेत देता है कि वॉशिंगटन ईरान को अभी भी गंभीर चुनौती के रूप में देखता है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान की मिसाइल क्षमता का लगभग 21 से 22% हिस्सा अब भी मौजूद है। सुनने में यह संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक युद्ध में क्षमता का छोटा हिस्सा भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर तब जब वो क्षमता मिसाइलों और ड्रोन जैसी तकनीकों से जुड़ी हो। यही कारण है कि अमेरिका एक तरफ हमले कर रहा है और दूसरी तरफ पूरी सतर्कता भी बनाए हुए है। उधर ईरान के सरकारी प्रसारक की बात करें तो उन्होंने दक्षिणी ईरान के सिरिक इलाके में कई धमाकों की आवाज सुनाई देने की जानकारी दी है। हालांकि इन धमाकों के बारे में कोई आधिकारिक विवरण सामने नहीं आया है, लेकिन इस खबर ने पूरे क्षेत्र में अटकलों को जन्म दे दिया है। जब हालात पूरी तरीके से पहले से तनावपूर्ण हो, तब हर धमाका केवल आवाज नहीं होती बल्कि संभावित घटनाओं की चेतावनी भी बन जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष विराम लागू होने के बाद ये सबसे बड़ा सैन्य घटनाक्रम माना जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जमीन पर हालात अब भी नाजुक बने हुए हैं। संघर्ष विराम कागज पर हो सकता है, लेकिन भरोसा भी अभी भी दोनों पक्षों के बीच गया दिखाई देता है। और जहां भरोसा नहीं होता, वहां एक छोटी सी चूक भी बड़ा संघर्ष और संकट पैदा कर सकती है। लेकिन कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा रूस से जुड़ा हुआ है। हालिया संघर्ष ने यह दिखाया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता मजबूत हो सकती है, लेकिन उसकी वायुसेना को अभी भी आधुनिकीकरण की जरूरत है। और इसी कमी को दूर करने के लिए ईरान अब रूस की तरफ देख रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने रूस से 12 Su-30 SM-2 लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता किया है। ये विमान नए नहीं होंगे, लेकिन कम इस्तेमाल किए गए सेकेंड हैंड फाइटर जेट होंगे। हालांकि पुराना होने के बावजूद इनकी क्षमता ईरानी वायुसेना के लिए बड़ी छलांग साबित हो सकती है। जानकारी के मुताबिक इन विमानों की डिलीवरी 2027 के मध्य से शुरू होने की संभावना है। साल के अंत तक सभी 12 विमान ईरान को मिल सकते हैं। इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो सकती है। यह समझौता ऐसे समय में आया है जब पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि ईरान केवल वर्तमान संकट को ध्यान में रखकर फैसला नहीं ले रहा है, वो आने वाले 10 से 15 वर्षों की सैन्य जरूरतों को भी ध्यान में रख रहा है। यही वजह है कि उसकी नजर आधुनिक लड़ाकू विमानों पर है। साल 2025 के आखिर में सामने आए कुछ रूसी दस्तावेजों में संकेत मिला है कि रूस ईरान को 48 Su-35 लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने की योजना पर विचार कर रहा था। हालांकि उस योजना की अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन इससे जरूर पता चलता है कि दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग लगातार गहरा रहा है। Su-30 SM-2 की
सबसे बड़ी खासियत इसी बहुउद्देशीय क्षमता है। ये केवल हवा में लड़ाई के लिए नहीं बल्कि जमीनी और समुद्री लक्ष्य को निशाना बनाने में भी सक्षम माना जाता है। आधुनिक युद्ध में ऐसी बहुमुखी क्षमता बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस विमान में वही AL-41F-1S इंजन लगाया गया है जो Su-35 में इस्तेमाल होता है। इससे इसकी विश्वसनीयता और प्रदर्शन दोनों बेहतर माने जाते हैं। यही वजह है कि ईरान जैसे देश के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाता है। Su-30SM-2 की अधिकतम गति लगभग 2125 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। इसकी रेंज लगभग 3000 किलोमीटर और कॉम्बैक्ट रेंज करीब 1500 किलोमीटर है। ये लंबी दूरी तक ऑपरेशन करने में सक्षम है, जो किसी भी क्षेत्रीय शक्ति के लिए महत्वपूर्ण क्षमता होती है। ईरान की मौजूदा वायु सेना मुख्य रूप से F-4 और F-5 जैसे परमाणु विमानों पर आधारित है। इनमें से कई विमान 1970 के दशक में खरीदे गए थे। ऐसे में आधुनिक लड़ाकू विमान शामिल होने से उसकी युद्धक क्षमता में उल्लेखनीय बदलाव आ सकता है। वो कहते हैं ना, समय के साथ न चलने वाला पीछे छूट जाता है। ईरान भी शायद इसी सोच के साथ अपनी वायु सेना को आधुनिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आधुनिक युद्ध केवल सैनिकों की संख्या से नहीं बल्कि तकनीक से भी जीते जाते हैं। रूस और ईरान की बढ़ती नजदीकी अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए चिंता का विषय बन सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नए गठबंधन अक्सर नए समीकरण पैदा करते हैं। ये पूरा घटनाक्रम केवल हथियारों का सौदा नहीं है, ये प्रभाव, शक्ति और भविष्य की रणनीति का मामला भी है। पश्चिम एशिया में कौन कितना प्रभाव रहेगा, इसका फैसला केवल युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि ऐसे समझौते से भी होता है। एक तरफ अमेरिका है जो लगातार दबाव बनाए रखना चाहता है, दूसरी तरफ ईरान है जो अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने की कोशिश कर रहा है, और तीसरी तरफ रूस है जो इस पूरे समीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को सैन्य और खबर के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके प्रभाव आने वाले वर्षों तक महसूस किए जा सकते हैं। ऊर्जा बाजार, क्षेत्रीय सुरक्षा, सैन्य गठबंधन और वैश्विक राजनीति, सब पर इसका असर पड़ सकता है। अब सवाल यह है, आगे क्या होगा? क्या अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ेगा? क्या रूस से मिलने वाला लड़ाकू विमान शक्ति संतुलन को बदल देगा? क्या बातचीत का रास्ता खुलेगा या फिर टकराव की नई कहानी लिखी जाएगी? कहते हैं तूफान आने से पहले समुद्र सबसे ज्यादा बेचैन होता है। फिलहाल पश्चिम एशिया का समुद्र भी कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। सतह पर सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन गहराइयों में हलचल लगातार जारी है। और यही वजह है कि दुनिया की नजरें अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट, तेहरान, वॉशिंगटन और मॉस्को पर टिकी हुई है, क्योंकि अगली चाल चाहे कोई भी चले, उसका असर केवल इन देशों तक सीमित नहीं रहेगा, उसका असर पूरी दुनिया महसूस करेगी। फिलहाल कहानी यहीं रुकती है, लेकिन खत्म नहीं होती, क्योंकि मिसाइलों का धुआं अभी पूरी तरह छटा नहीं है। रडार की स्क्रीनें अभी चमक रही हैं, लड़ाकू विमान अभी भी तैयार खड़े हैं, और दुनिया अब भी उस सवाल का जवाब तलाश रही है, क्या ये केवल एक और सैन्य घटना है या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की भू राजनीतिक अध्याय की शुरुआत? तो फिलहाल तस्वीर यही कहती है कि लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जा रही, लड़ाई संदेशों की भी है, रणनीति की भी है और शक्ति प्रदर्शन की भी है। अमेरिका अपने हमलों से ये दिखाना चाहता है कि उसकी पकड़ अब भी मजबूत है। ईरान अपने बयानों और सैन्य तैयारियों से जताना चाहता है कि वो अब भी झुकने वाला नहीं, और इसी बीच रूस से आने वाला लड़ाकू विमान इस पूरे समीकरण में एक नया अध्याय जोड़ सकते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि इंतजार गवाह है। अगर देखा जाए तो इतिहास भी गवाह है। पश्चिम एशिया में कई बार सबसे खतरनाक घटनाएं तब हुई हैं जब दुनिया को लगा है कि हालात नियंत्रण में है। आज सवाल ये नहीं कि किसने हमला किया, सवाल ये है कि अगला कदम कौन उठाएगा। सवाल ये है कि क्या ये संघर्ष सीमित रहेगा या फिर नई सैन्य तैयारियां इसे और बड़ा रूप देंगी। सवाल ये है कि क्या बातचीत की मेज बिछेगी या फिर बारूद की गंध और तेज होगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका और ईरान के बीच चल रही ये शतरंज अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक गलत चाल पूरे इलाके का भविष्य बदल सकती है। फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में पानी में उठती हलचल, तेहरान की बढ़ती तैयारियां, वॉशिंगटन की बेचैनी और मॉस्को की खामोश मौजूदगी ये जरूर इशारा कर रही है कि कहानी अभी बाकी है। क्योंकि कई बार युद्ध की सबसे खतरनाक आवाज गोलियों की नहीं होती, बल्कि वो खामोशी होती है जो अगले विस्फोट से ठीक पहले छा जाती है।
यहाँ आपको क्या कुछ लगता है इस मुद्दे पर? आपको क्या लगता है जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है, क्या ईरान अमेरिका के सामने झुकेगा या फिर अमेरिका ईरान के सामने? क्योंकि स्थिति दिन पर दिन काफी जटिल बनती जा रही है। इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।